गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ललिता रावत मैम। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 13 और पाठ का नाम है अगर नाक न होती। तो सभी बच्चे ध्यान से पाठ को देखेंगे और सुनेंगे। पाठ का नाम क्या है? अगर नाक न होती। कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक खतरे की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी भात चोचक आदि में धंधाधुंध खर्चे करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी फ्रिज या कूलर आदि ले आते हैं। क्योंकि नाक नीचे होने से डरते हैं, लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। क्या कह रहे इसमें कवि कि अपनी लज्जा बचाने के लिए अपनी नाक को रखने के लिए लोग पहले तो शादी ब्याहों में लोग भोजन कराते थे, परंतु अब तो किसी की मृत्यु होने के बाद भी लोग दावत देते हैं और अपनी औकात के लिए लोग महंगी किस्त टीवी या फ्रिज कूलर आदि लाते हैं। क्योंकि नाक नीचे होने का डर रहता है, लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक के कारण आदमी को नाकों चने दबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। क्या कह रहे कवि कि नाक को कटवाने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, नाक कभी भी कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर में रूठ कर भाग जाए, कोई झूठा मूठा इल्जाम लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। क्या कह रहे हैं लेखक कि कभी कभी नाक के कारण आदमी को अनेक नाकों चने दबाना पड़ते हैं, मतलब अनेक बुरे काम करना पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है, उसे हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, वह कभी भी कट सकती है। कभी कोई हमारे समाज में या हमारे घर में कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए या कोई लड़का रूठ जाए या कोई हम पर झूठा इल्जाम लगा दे तो हमारे या हमारे पूरे खानदान की नाक कट जाती है, मतलब इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिसकी नाक कट जाती है यानी जो खुद नकटे होते हैं वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। जो लोग जैसा होते हैं वे अपने सामने वाले व्यक्ति को भी वैसा देखना पसंद करते हैं। मान न मान में तेरा मेहमान की तरह झुका मारकर परस जाता है और नाक में दस्त कर देता है। नाक तब तक बुरी लगती है तब तक किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। लोग क्या कहते हैं, कभी हम किसी शुभ कार्य के वक्त छींकते हैं तो लोग उसे बुरा भी कहते हैं और कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं। कुछ लोग इसे नाक को सहेली मानते हैं, पर ज्यादातर लोग उसे अकेला ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से छींकते हैं तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे कोई किसी काम करवाता है तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़ा दे। क्या कह रहे हैं कवि कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें भी दूसरों के सामने अपनी नाक रगड़ना पड़ती है, मतलब हमें दूसरों से माफी मांगना पड़ता है, उनके सामने झुकना पड़ता है। तो कवि कह रहे हैं कभी मेरे सामने भी ऐसा मौका आए कि कोई मेरे सामने अपनी नाक रगड़े। जिंदगी में हंसना
गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने क्या कह रहे कवि? जब कभी कभी हम रोते हैं तो रोने के साथ साथ हम आंसू तो पोंछते हैं, परंतु आंसू के साथ साथ हमारी जो नाक होती है वो भी इसका किरदार निभाती है। लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। गुस्सा बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उससे जरा कुछ नहीं कहा कि बिना बात नाक फुला लेता है। नाक फुला लेना मतलब गुस्सा आना या रूठ जाना। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयां हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई नाक बहुत सिकोड़ा या सिकोड़े रहे। क्या कह रहे कभी? कभी ऐसा नहीं कि हर किसी व्यक्ति के अंदर बुराइयां हो, कभी कभी किसी के अंदर अच्छाइयां भी होती है। नाक रहना बहुत जरूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी हो, चौथ जैसी चपटी हो या पकौड़े जैसी मोटी हो, लेकिन होना जरूरी है। क्या कह रहे लेखक? नाक सभी की होना जरूरी है, भले वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, मोटी हो चाहे पतली हो। जिसकी नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद न करेगा, बल्कि देखकर डर जाएगा। भला बिना छज्जे के मकान का फर्श शोभा नहीं देता है। नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा है। इसलिए कवियों ने नैसर्गिक वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काव्य वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ नथुनी लौंग गुलाब आदि से सजाया जाता है। हमारी जो नाक होती है उसे भी हम श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, तो उसे सोने के हीरो मोती और जड़ी नथुनी लौंग गुलाब आदि से नाक को हम सजाते हैं। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत ही उपमाएं दी गई है। नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। कब बताया गया? मध्यकालीन में जो नाक होती है उसको नाक की चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों की है। क्या कह रहे हैं इस पाठ में कि जो अधिकांश कवि है उन्होंने जो नाक होती है उसकी उपमा तोते की चोंच से की है। सोचने की बात है, ऐसी नाक किसी चेहरे पर चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक की तरह नजर आएगी। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक तो सुतवा नाक कहा जाता है। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को क्या कहा जाता है? सुतवा कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना काय से की जाती है? कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। छोटी और नाटी नाक को काय की संज्ञा दी जाती है? भेड़ के समान नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेटकर देखें तो यह बात आपके अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ पांव मुंह नाक कान आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त होता है। हमारे जो शरीर में सभी अंग होते हैं उन सभी अंगों में नाक को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। अगर आंख आ जाए या चली जाए ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जाता है। मतलब आंख आने पर या आंख चले जाने पर हम क्या लगाते हैं? काला चश्मा लगाते हैं। कान कट जाए या फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की का सा पाट नजर आएगा। क्या कह रहे हैं?
बाकी कुछ अंग कट फट जाए तो उसे हम छिपा सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन अगर हमारी नाक कट जाए या फट जाए तो चेहरा कैसा लगता है? रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट दिखाई देता है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े बड़े को भी नानी याद आ जाएगी। क्या कह रहे? मतलब सर्जरी द्वारा हमारी नाक पुनः तो लगाई जाती है, परंतु वह बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारी की बाजी बजती है। क्या कह रहे कवि? कि कुछ लोग जब कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक बजती रहती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होते रहे पर वे दिन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोग की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार नहीं होते परंतु वे दिखावा करते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार नहीं होते पर वे अपने आप को समझते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रहता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते। असली घी और देसी घी की पहचान कैसे होती? क्या कह रहे कवि? अगर हमारी नाक न होती तो हम खुशबू बदबू में क्या अंतर समझते। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी से हो जाते हैं। असली घी और देसी घी की पहचान कैसे करते? अब लोगों की नजरों में फर्क आता जा रहा है। कहीं नजर उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं गड़ रही है और इसी के साथ चश्मों की जरूरत भी पड़ रही है। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने का हो या नजर चुराने का हो, चाहे धूप से बचाने का हो, अगर नाक न होती तो बताइए चश्मा कहाँ ठहरता। कवि क्या कह रहे हैं? जब हम चश्मों की जरूरत हमें पड़ती है, चश्मा चाहे नजर बचाने का हो, चाहे नजर चुराने का हो या धूप से बचने के लिए हो, अगर हमारी नाक ही नहीं होती तो हम चश्मा कैसे लगाते? यह चश्मा कहाँ ठहरता? नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जाता है। हर प्राणों का आधार श्वास है। श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक से हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नुकसान कहलाता है। नाक हीटर का काम भी करती है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण चारों ओर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी नाक करती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास के साथ साथ जो धूल प्रदूषण अंदर जाता है तो जो नाक के अंदर बाल होते हैं उनको छानने का काम करते हैं और शुद्ध वायु हमारे अंदर पहुंचाते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने मालिक के नाक के बाल बन जाते हैं। मतलब अपने मालिक के नाक के बाल मतलब उनकी तरफदारी करना। जिस प्रकार अंगूठा दिखाने, आंख दिखाने, दांत दिखाने, पेट दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित है, दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। जिस प्रकार होता है ना अंगूठा दिखाना, आंख दिखाना, दांत दिखाना, पेट दिखाना, ये सभी क्या है? मुहावरे हैं, लेकिन नाक दिखाना कोई मुहावरा नहीं है।
भेज देंगे।